शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करें आपके रक्त प्रवाह में 5 चरणों में। मैं डॉक्टर रावत हूँ, एक फिजिशियन जो हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया, पारिवारिक चिकित्सक के रूप में 25 वर्षों से अधिक का नैदानिक अनुभव है। हेल्थ ग्रुप कोचिंग.com की स्थापना की और वर्तमान में लेखन कर रहे हैं एक पुस्तक जिसका शीर्षक है धीमी गति से बुढ़ापा, रोग को उल्टना और वजन कम करना। इसलिए संभवतः आपके चिकित्सक ने आपको सलाह दी होगी कि आपको इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। आपके रक्त प्रवाह में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और आपको ये कार्य किस प्रकार करना चाहिए। यहाँ एक त्वरित अस्वीकरण है। इस वीडियो का उद्देश्य चिकित्सीय सलाह देना नहीं है। इस वीडियो के परिणाम स्वरूप आप जीवन शैली और आहार में जो बदलाव करेंगे, दवा के साथ पूरक की आवश्यकता हो सकती है। यह निर्णय आपके चिकित्सक द्वारा आपके जोखिम कारकों के आधार पर लिया जाएगा तथा आपके रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि की सीमा पर भी आधारित होगा। लेकिन चाहे आपको दवा की जरूरत हो या नहीं, जीवन शैली और आहार में बदलाव करने से आपके रक्त प्रवाह में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, जो फायदेमंद होगा। और इसी विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले, हमारा वास्तव में कब से क्या मतलब है। हम खराब कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः हम बात कर रहे हैं आपके कोलेस्ट्रॉल रक्त परिणाम में बायोमार्क, जो LDL या नॉन HDL को देख रहा है। LDL का अर्थ है कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और HDL का अर्थ है उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन। HDL की उच्च मात्रा होना या उच्च घनत्व कम लिपोप्रोटीन आमतौर पर बेहतर हृदय संबंधी परिणामों के साथ सहसंबंधित होता है, जबकि LDL की उच्च मात्रा या कम घनत्व लिपोप्रोटीन का संबंध हृदय संबंधी परिणामों के बढ़ते जोखिम से है। LDL हृदय रोग का कारण क्यों बनता है? मूलतः ये रोग रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा करता है और रक्त वाहिकाओं में ये रुकावट ही एथेरोस्क्लेरोसिस और विभिन्न अभिव्यक्तियों को जन्म दे सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अंग प्रभावित है। तो अगर आपको इसकी कमी महसूस हो रही है, आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति हो सकती है, मस्तिष्क में हृदयघात हो सकता है, जो स्ट्रोक हो सकता है, आंखों में अंधापन हो सकता है, आपके गुप्तांगों में स्तंभन दोष हो सकता है। यदि आपके गुर्दों में रक्त की आपूर्ति में कमी हो तो इससे गुर्दे की विफलता हो सकती है। अतः हृदय संबंधी रोग वास्तव में विश्व में मृत्यु का सबसे आम कारण है, जिसके बाद कैंसर और न्यूरोडिजेनरेटिव रोग आते हैं। वास्तव में यहाँ तक कि न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों, विशेष रूप से मनोभ्रंश में भी एथेरोस्क्लेरोटिक रोग की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है जो योगदान दे सकती है। उदाहरण के लिए, मनोभ्रंश का एक बड़ा कारण संवहनी मनोभ्रंश हो सकता है, जो वास्तव में इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है। अल्जाइमर डिमेंशिया के बाद डिमेंशिया, और दूसरा आम कारण है पार्किंसंस या लेवी बॉडी डिमेंशिया। इसलिए अपने LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करके आप न केवल दिल के दौरे, स्ट्रोक, गुर्दे की विफलता आदि के जोखिम को कम करने में योगदान देंगे, बल्कि संवहनी मनोभ्रंश के जोखिम को भी कम करेंगे। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि LDL इन स्थितियों के लिए एकमात्र जोखिम कारक नहीं है। इसमें विभिन्न जोखिम कारक हैं। ये बहुक्रियात्मक स्थितियां हैं। इसलिए वजन कम करना, रक्तचाप कम करना, शुगर कम करना, तनाव कम करना, नींद में सुधार करना, शरीर में सूजन कम करना, धूम्रपान न करना, स्वस्थ पौष्टिक आहार लेना, ये सभी चीजें और बहुत कुछ हृदय रोग के जोखिम में योगदान करते हैं। और हाँ, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इन कारकों के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये परिवर्तनीय जोखिम कारक हैं या ऐसे कारक हैं जिन्हें आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपरिवर्तनीय जोखिम कारक भी हैं जो प्रभावित नहीं कर सकते। अक्सर ये पारिवारिक या आनुवंशिक जोखिम कारक होते हैं, साथ ही पर्यावरणीय जोखिम कारक भी होते हैं। पर्यावरणीय जोखिम कारकों पर एक त्वरित टिप्पणी। जब मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ, तो लगभग 1 महीने पहले एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था जिसमें सूक्ष्म प्लास्टिक की उपस्थिति को दर्शाया गया था। रक्त वाहिकाओं में पट्टिकाएं या रुकावटें। बस एक उदाहरण, बस एक अनुस्मारक। हमें ये याद रखना होगा कि ऐसा हो सकता है। हम अपनी जीवन शैली में कई बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक के कंटेनरों में भोजन को गर्म न करना, अत्यधिक मात्रा में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ न खरीदना, प्लास्टिक के कंटेनरों में पैक न करना, माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रति हमारा जोखिम। यह एक छोटा सा उदाहरण है। ये हृदय रोग का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं जो आप आज कर सकते हैं, जैसे कि भोजन और पानी को कांच और स्टील के बर्तनों में रखना, प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन को गर्म या माइक्रोवेव न करें। ये काम चीनी मिट्टी के कटोरे में किया जाता है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिन्हें आप आज ही करके भविष्य में बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं। मैं भी जल्दी से बात करना चाहूँगा आज मैंने यह वीडियो क्यों बनाया है और आपके कोलेस्ट्रॉल रक्त परिणाम के अन्य पैरामीटर क्या है।
यदि आप मेरी वेबसाइट देखें तो कोचिंग प्रोग्राम और मेरे YouTube चैनल पर आप देखेंगे कि जीवन शैली और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर बात करने में बहुत समय व्यतीत होता है। मैं अपने कोचिंग कार्यक्रम में जिन 8 विषयों पर प्रशिक्षण देता हूँ, उनमें मोटापे और चयापचय संबंधी बीमारियों के कारण और उन्हें कैसे ठीक किया जाए शामिल है। आंतरायिक उपवास से 5 विशिष्ट बीमारियों का इलाज संभव है। जीवन शैली और आहार का उपयोग करना। ये 5 स्थितियां हैं: मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर, प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन और PCOD। संपूर्ण भोजन, हाइपर पौष्टिक आहार, आंत माइक्रोबायोम रीसेट, विरोधी भड़काऊ आहार, नींद, तनाव, व्यायाम और प्रतिरोध प्रशिक्षण। और हमारे पास त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने पर एक सत्र भी है। हालांकि एक बात मैं अक्सर पाता हूँ, क्या ये सब करने के बावजूद भी परिवर्तन से मरीजों को सुधार नजर आता है। विभिन्न पैरामीटर जो उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, और इनमें ट्राइग्लिसराइड के स्तर में कमी, HDL के स्तर में वृद्धि, 3 महीने की औसत शर्करा में कमी शामिल है, HbA1c, साथ ही अन्य इंसुलिन प्रतिरोध के संकेत जैसे कि उपवास, क्रोनिक प्रणालीगत सूजन में ग्लूकोज की कमी, और हम इसे CRPC रिएक्टिव प्रोटीन का उपयोग करके मापते हैं। हालांकि LDL कोलेस्ट्रॉल थोड़ा पिछड़ा हुआ संकेतक है। मैं अक्सर पाता हूं कि ग्राहकों की स्थिति में सुधार हुआ है। ये सभी अन्य मार्कर हैं, लेकिन LDL लगता है कि यह थोड़ा प्रतिरोधी है। परिवर्तन और यह एक आहार है कि प्रकट होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश करते समय रणनीति पर विशेष जोर देने की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि मैंने यह अलग वीडियो बनाया है। ऑनलाइन बहुत सारी गलत जानकारियां मौजूद हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो ये दावा करते हैं। LDL या खराब कोलेस्ट्रॉल और एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोग के जोखिम के बीच कोई संबंध नहीं है। ये शुद्ध रूप से गलत सूचना है। इस बात के बहुत अच्छे सबूत मौजूद हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि के बीच एक कड़ी है, तथा हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य प्रकार के एथेरोस्क्लेरोटिक रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये दावे करने वाले लोग अक्सर ऐसे नहीं होते। क्षेत्र में विशेषज्ञ न होने से उन्हें वैज्ञानिक साक्ष्यों के संपूर्ण ज्ञान का अभाव है। LDL कोलेस्ट्रॉल से बीमारी का खतरा। जब मैं कहता हूं कि पूरी चौड़ाई साक्ष्य, मैं बड़े लेकिन कम विशिष्ट अध्ययनों की बात कर रहा हूं, जो अक्सर अवलोकनात्मक बड़े समूह अध्ययन के साथ छोटे भी हो सकते हैं। अधिक विशिष्ट अध्ययन जो मेंडेलियन परीक्षण और अन्य प्रकार के यांत्रिक परीक्षण हो सकते हैं, जो परिसंचारी LDL कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर और हृदय रोग के जोखिम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। अक्सर गलत सूचना फैलाने वाले ये लोग 1 या 2 पेपर देखकर यह व्यापक सामान्य धारणा बना लेते हैं, लेकिन इस लिंक पर वैज्ञानिक सहमति, अकादमिक सहमति बन चुकी है। LDL कोलेस्ट्रॉल के साथ हृदय के बीच भी रोग एक ऐसी चीज है जिस पर कई दशकों के वैज्ञानिक प्रमाणों, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाणों तथा कॉक्स के सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की रणनीतियों के प्रयोग से हृदय रोग के ठीक होने तथा हृदय रोग के जोखिम में कमी का प्रमाण है। और वैज्ञानिक दृष्टि से वास्तव में ऐसा कोई नहीं है। इस बात पर बहस चल रही है कि हृदय रोग के बढ़ते जोखिम और एथेरोस्क्लेरोटिक हृदयवाहिका रोग के अन्य रूपों के बीच संबंध है। जब आपके रक्त में LDL का स्तर अधिक हो या खराब कोलेस्ट्रॉल, और जो कोई इसके विपरीत कहता है, उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि जीवन शैली और आहार में बदलाव करने की क्या जरूरत है। क्यों न सभी को कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा दी जाए। और हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी हस्तक्षेप के लिए जाते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये दुर्लभ है, लेकिन उदाहरण के लिए इनमें मांसपेशियों में दर्द शामिल हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्रमाण मिले हैं कि रोगियों के एक छोटे समूह में स्टैटिन के उपयोग से इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ सकता है, और इस प्रकार कुछ तरीकों से आप एक चीज को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज को थोड़ा खराब भी बना सकते हैं। और इसलिए जब तक आप रोग के उच्च जोखिम में नहीं हैं, तब तक आप में रोग के जोखिम को बढ़ाने वाले अन्य कारक नहीं हैं, और आपके स्तर विशेष रूप से उच्च नहीं है, जैसा कि अक्सर पारिवारिक या आनुवंशिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया जैसी स्थितियों में देखा जाता है। इससे पहले कि आप दीर्घकालिक आजीवन दवाइयों का रास्ता अपनाएं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाना निश्चित रूप से लाभदायक होगा। अब आइए आपके रक्त प्रवाह में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के 5 चरणों पर विचार करें। पहला कदम, उन खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें जिनमें अधिक संतृप्त वसा या खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। ये ज्यादातर लाल मांस जैसे कि गोमांस, भेड़, बकरी, सूअर, तले हुए खाद्य पदार्थ,
ठोस वसा जैसे कि नारियल तेल, ताड़ का तेल है। ध्यान रखें कि ये अक्सर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, इसलिए जब आप मफिन या अन्य प्रकार का प्रसंस्कृत भोजन खरीद रहे हो तो पाम ऑयल और नारियल तेल का ध्यान रखें। गाय का दूध, मक्खन, घी जैसे उच्च वसा वाले डेयरी उत्पादों का सेवन कम करना एक प्रकार का डेयरी उत्पाद है जिसकी मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ, क्योंकि यह आपके आंत माइक्रोबायोम पर लाभकारी प्रभाव डालता है तथा आपके चयापचय पर भी लाभकारी प्रभाव डालता है, और वह है किण्वित प्रोबायोटिक डेयरी। ये खाद्य पदार्थ होंगे जैसे नरम पनीर, दही, पनीर, कैफिर इत्यादि। ये अत्यधिक अनुशंसित हैं। वे आपके आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देंगे। प्रोबायोटिक आपके चयापचय और आंत माइक्रोबायोम में मदद करेगा। मुझे नहीं लगता कि 20 से 25 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को किसी अन्य प्रकार का डेयरी उत्पाद लेने की आवश्यकता है। आप आसानी से गाय के दूध की जगह सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोया दूध स्वतंत्र रूप से आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सक्षम पाया गया है। इसमें फाइबर भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसमें आइसोफेनोन्स भी होते हैं जो स्तन कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक होते हैं। तो जब आपकी आयु 2025 से ऊपर हो जाएगी, गाय के दूध के स्थान पर सोया दूध का प्रयोग करना निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय है। लेकिन अगर आपको सोया दूध का स्वाद पसंद नहीं है तो आप किसी अन्य प्रकार के नट मिल्क जैसे बादाम दूध या काजू दूध का विकल्प चुन सकते हैं। इसलिए आपको वास्तव में ये कल्पना करने की आवश्यकता है कि आप किस प्रकार के परिवर्तन करने जा रहे हैं। अगली बार जब आप किसी रेस्तरां में जाएं तो बीफ बर्गर ऑर्डर करने के बजाय सैल्मन सलाद ऑर्डर करें। अगली बार जब आप मफिन खाने के बजाय कोई स्नैक खा रहे हो, इसके बजाय अखरोट, पिस्ता या बादाम जैसे मेवे खाएं। अगली बार जब आप नाश्ता करें तो सॉसेज और बेकन के स्थान पर ओमेगा 3 से समृद्ध अंडे, अलसी के साथ खट्टी रोटी, फलों के साथ ग्रीक दही, चिया बीज, कद्दू के बीज आदि खाएं। आपको वास्तव में अपने आहार और जीवन शैली में किए जाने वाले परिवर्तनों की कल्पना करनी होगी। दूसरा कदम है अपने आहार में पॉलीअनसेचुरेटेड और मोनोअनसेचुरेटेड वसा की मात्रा बढ़ाना। इन्हें अच्छे वसा भी कहा जाता है। ये मुख्यतः मछली, एवोकाडो, जैतून, नट्स और बीजों में पाए जाते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि ओमेगा 3, जो मूलतः DHA और EPA है, मुख्यतः मछली और समुद्री भोजन में पाया जाता है। पादप आधारित खाद्य पदार्थ जिनमें असंतृप्त वसा होती है, उनमें मुख्य रूप से एला या अल्फा लिनोलेक एसिड होता है। अब इसमें से कुछ को 1 से 10% के अनुपात में एपर और DHA में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि आला को एपर और DHA में परिवर्तित करने की आनुवंशिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। हालांकि मनोभ्रंश, हृदय रोग, साथ ही अंधेपन, मैक्युलर डिजेनरेशन के जोखिम को कम करने के अधिकांश नैदानिक साक्ष्य एपर और DHA के लिए हैं। EPA विशेष रूप से हृदय रोग के लिए, DHA विशेष रूप से उम्र बढ़ने के साथ अंधेपन और मनोभ्रंश के जोखिम को कम करने के लिए उपयोगी है। और इसलिए यदि आप शाकाहारी हैं और मछली नहीं खा सकते हैं तो आप में ओमेगा 3 की कमी हो सकती है और आपके लिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना एक विकल्प हो सकता है। यह मछली आधारित या पौधे आधारित भी हो सकता है, क्योंकि मछलियां अपना ओमेगा 3 समुद्र में प्लवक और शैवाल से प्राप्त करती हैं, और ओमेगा 3 भी पौधों से प्राप्त होता है। अपनी वेबसाइट पर मैं शीघ्र ही अपने अनुशंसित पूरकों की सूची डालूंगी, इसलिए उस पर नजर रखें। तीसरा कदम है फाइबर की मात्रा बढ़ाना। फाइबर आपके पेट में एक पोछे या स्पंज की तरह होता है, जो चीनी और कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है और इस प्रकार चीनी और कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम कर देता है। यह आपके आंत के माइक्रोबायोम को पोषण देता है और आपके चयापचय में सुधार करता है। अतः फाइबर आपके स्वास्थ्य को विभिन्न तरीकों से बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अधिक साबुत अनाज का सेवन करके फाइबर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं जिन अनाजों की सिफारिश करता हूँ वे हैं भूरा चावल, बाजरा, क्विनोआ, स्टील कट या साबुत टुकड़े, बड़े टुकड़े, 5 मिनट के ओट्स। इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों का सेवन भी बढ़ा दिया गया। फलों में पैक्टिन भी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए भी जाना जाता है। फलियां, दाल, बीन्स की मात्रा बढ़ाने से भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। इनमें फाइबर के साथ साथ प्रोटीन भी होता है और यह भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फायदेमंद है। इसलिए यदि आप एक आदर्श भोजन की कल्पना करते हैं, उदाहरण के लिए यह उस प्रकार का भोजन होगा जिसे आपका सामान्य जिम भाई आपको सुझाता है जब आप कट पर होते हैं, और इसमें उबली हुई सब्जियां, ब्रोकोली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, केल के साथ साथ स्वस्थ प्रोटीन जैसे सैल्मन या बीन्स शामिल होंगे।
आप अंडे के बारे में सोच रहे होंगे। अंडे कुछ हद तक बीन्स और मेवों जैसे होते हैं। ये नट्स और बीजों के मामले में एक पूरे जानवर या एक पूरे पौधे के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसलिए ये खनिज और सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। एक दिन में 2 अंडे तक खाना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इससे अधिक मात्रा में अंडे की जर्दी अत्यधिक हो सकती है और यदि आप एक दिन में 2 से अधिक अंडे खाते हैं तो आप अंडे का सफेद भाग भी खा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से आप अंडा बनाते हैं उसका भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यदि आप इसे तलेंगे तो आप खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देंगे, जबकि यदि आप अंडे को उबाल रहे हैं तो आप इसे अधिक स्वस्थ तरीके से खाएंगे। बेशक मैं हमेशा ओमेगा 3 समृद्ध अंडे के साथ ओमेगा 3 समृद्ध ब्रेड खाने की सलाह देता हूँ। चौथा कदम, आपके रक्त प्रवाह में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बस अधिक वसा को जलाना है और यह मुख्यतः 2 तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका है निष्क्रिय तरीका और दूसरा तरीका है निष्क्रिय तरीका। अधिक वसा जलाने का सक्रिय तरीका है अधिक कार्डियो करना, अधिक पसीना बहाना और अधिक ऊर्जा का उपयोग करना। वसा जलाने का निष्क्रिय, या आप ये भी कह सकते हैं कि आलसी तरीका, रुक रुक कर उपवास करना है। यदि आप भोजन नहीं खाते हैं क्योंकि आपके रक्त प्रवाह में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो अंततः आपको अधिक वसा जलाना पड़ेगा। मैंने आंतरायिक उपवास के इष्टतम पैटर्न पर वीडियो बनाए हैं। मैं आपको इसकी जांच करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं, लेकिन मूलतः मैं ATRF या प्रारंभिक समय प्रतिबंधित आहार की सलाह देता हूं, जिसे सर्केडियन उपवास या क्रोनिक पोषण भी कहा जाता है। अनिवार्य रूप से अपने खाने के समय को उस समय से मिलाएं जब आप अधिक सक्रिय होते हैं और अपने उपवास के समय को उस समय से मिलाएं जब आप कम सक्रिय होते हैं, जब आप अधिक इंसुलिन प्रतिरोधी होते हैं, जब आपके रक्त प्रवाह में मेलाटोनिन का स्तर अधिक होता है जो आपके इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है। इसलिए एक समय पर भोजन न करें जब आपके पास ऊर्जा संग्रहित करने की अधिक संभावना होती है तथा जब आपके पास ऊर्जा जलाने की अधिक संभावना होती है तब भोजन करें। यह एक ऐसा पैटर्न होगा जिसमें आप सूर्योदय के साथ जागेंगे और भीतर ही भोजन करेंगे। जागने के 1 से 2 घंटे पहले और उससे पहले 14 घंटे तक आप कुछ नहीं खाते। तो उदाहरण के तौर पर यदि आप जागते हैं सुबह 7 बजे उठें, आप नाश्ता 8 से 9 बजे के बीच कर लें, लेकिन ये भी सुनिश्चित करें कि आप 6 से 7 बजे के बाद कुछ न खाएं रात में। और उसके बाद जब आप उपवास कर रहे हों तो आपको केवल हरी चाय का पानी पीने की अनुमति है और आप 0 चीनी 0 कैलोरी वाला सोडा भी ले सकते हैं। और आपके रक्त प्रवाह में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का 5वां तरीका है बस वजन कम करना। अब उम्मीद है कि पहले 4 चरणों में मैंने जो भी सलाह दी है उसे करने से आपको मदद मिलेगी। यदि आप अधिक सख्त हैं तो वजन कम करें संपूर्ण खाद्य आहार के साथ, इसलिए अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें और उनका चयन करें। अपने आहार में अधिक वास्तविक खाद्य विकल्प शामिल करें। साथ ही समय से पहले दांत निकलवाना, तनाव कम करना, नींद में सुधार करना, व्यायाम बढ़ाना, पैदल चलना, प्रतिदिन कम से कम 10,000 कदम चलना, व्यायाम करना, नाश्ता करना, ये सभी रणनीतियाँ आपको वजन कम करने में मदद करेंगी। और जैसे जैसे आपका वजन कम होगा आप ऐसा करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो सकता है? और मैं इसे इस अवलोकन से स्पष्ट करूंगा कि अक्सर किशोरों और युवा लोगों का आहार बहुत अस्वास्थ्यकर होता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल सामान्य होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये किशोर पूरे दिन तले हुए मैक बर्गर खाते हैं और फिर भी उनके रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य रहता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास बहुत ही कुशल प्रणाली है। उनका शरीर कोलेस्ट्रॉल को बहुत प्रभावी ढंग से साफ करने में सक्षम है। हमारे शरीर में रक्त प्रवाह से कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम आपके लीवर का है। आपका जिगर स्पंज की तरह है, आपका सारा रक्त इससे होकर गुजरता है। यकृत रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है, फिर इसे पैक किया जाता है, मिश्रित किया जाता है पित्त में और फिर यह आपके पेट में चला जाता है और फिर आपका पेट ये तय करता है कि उसे किस सीमा तक पुनः अवशोषण की आवश्यकता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और यह किस हद तक कोलेस्ट्रॉल को उत्सर्जित कर सकता है। और वास्तव में कुछ दवाएं हैं जैसे कि एजिटिमिब जो पुनः अवशोषण को कम करता है कोलेस्ट्रॉल का, और इसी तरह ये दवाएं काम करती हैं। किसी भी स्थिति में आपके रक्त प्रवाह से कोलेस्ट्रॉल को साफ करने के लिए आपके लीवर का साफ होना और अच्छी तरह से काम करना आवश्यक है। तो आप उन किशोरों और युवा लोगों का वर्णन उस कार के रूप में कर सकते हैं जो अभी शोरूम से बाहर आई है, जिसके इंजन के कार्बोरेटर और अन्य फिल्टर एकदम साफ हैं। वे बहुत प्रभावी हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है रक्त भी बढ़ता जाता है और यह मल उस स्पंज से होकर गुजर रहा है जो आपका यकृत है। इसका अधिक भाग यकृत में जमा होने लगता है। अक्सर हम इसे फैटी लीवर या लीवर के भीतर फैटी परिवर्तन कहते हैं।
और कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको आधिकारिक तौर पर फैटी लीवर ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये स्वाभाविक है कि यदि आपका वजन बढ़ रहा है, विशेष रूप से यदि आपके कमर के आसपास अधिक वसा है, तो आपके लीवर में अधिक मात्रा में कीचड़ जमा होना शुरू हो जाएगा। आपका यकृत आपकी कार के इंजन के फिल्टर या कार्बोरेटर जैसा है। जैसे जैसे कार फिल्टर के मामले में इसमें कालिख जमने लगती है, या आपके लीवर के मामले में इसमें वसा जमने लगती है, ये कम प्रभावी हो जाता है। यह एक स्पंज की तरह है जो पहले से ही भरा हुआ है, और भरा हुआ स्पंज अधिक पानी नहीं सोख सकता, इसलिए आपके रक्त प्रवाह में अधिक मात्रा में LDL खराब वसा जमा हो जाती है, क्योंकि वे अवशोषित नहीं हो पाती हैं। यदि आपका वजन कम हो जाता है, यदि आपकी बेल्ट का आकार कम हो जाता है, और यदि आप यकृत से अधिक वसा जलाने में सक्षम हो जाते हैं, और मैं आपको फैटी लीवर को कैसे ठीक करें, इस पर मेरा पिछला वीडियो देखने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं, जिसमें आप आहार संबंधी जीवन शैली के साथ साथ अपने लीवर से अधिक वसा को जलाने के लिए पूरक अनुशंसाएं भी देखेंगे। तब आपका यकृत आपके रक्त प्रवाह से कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में अधिक प्रभावी हो जाएगा। तो संक्षेप में, कोलेस्ट्रॉल कम करने के 5 तरीके हैं। संतृप्त वसा या खराब कोलेस्ट्रॉल का सेवन कम करना, असंतृप्त वसा या अच्छे कोलेस्ट्रॉल का सेवन बढ़ाना, फाइबर का सेवन बढ़ाना, कार्डियो व्यायाम और आंतरायिक उपवास के माध्यम से अधिक वसा जलाना, और 5वां, वजन कम करना, विशेष रूप से आपकी बेल्ट का आकार या कमर के आसपास जमा होने वाली वसा। 2 बातें जिनका उल्लेख अक्सर चिकित्सा साहित्य और अकादमिक साहित्य में किया जाता है, जिनकी मैंने अनुशंसा नहीं की, और मैं जल्दी से उन विषयों पर बात करना चाहूंगा। इसका उल्लेख अक्सर किया जाता है, और आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीके पर हार्वर्ड पब्लिशिंग प्रेस के लेख को देख सकते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जैतून के तेल जैसे पौधे आधारित तेलों के उपयोग की भी सिफारिश की गई है, क्योंकि इनमें अधिक असंतृप्त वसा होती है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मार्जरीन के उपयोग की भी सलाह दी गई है, जिसमें पौधे टिनोल और स्टेरोल होते हैं। मैं विशेष रूप से इन 2 चीजों की अनुशंसा नहीं करता हूं, और मैं इन 2 चरणों की विशेष रूप से अनुशंसा नहीं करता हूं, क्योंकि ये 2 खाद्य पदार्थ उच्च कैलोरी घनत्व वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं, और मेरे कोचिंग प्रोग्राम @healthgroupcoaching.com पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं चाहूंगा कि मेरे ग्राहक संपूर्ण खाद्य आहार का पालन करें। मैं चाहूंगा कि आप जैतून का तेल खाने की बजाय जैतून खाएं। मैं चाहूंगा कि आप खाएं। पौधों में पादप स्टेनोल और पादप स्टेरोल होते हैं, जो मार्जरीन में होते हैं, जो एक प्रसंस्कृत वस्तु है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ये तृप्ति प्रदान नहीं करते। वे आपके पेट में भारीपन पैदा नहीं करते। इनमें फाइबर, पानी या खाद्य मैट्रिक्स नहीं होता है। ऊर्जा घनत्व अधिक है, लेकिन तृप्ति स्कोर कम है। आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। जैतून खाने की अपेक्षा जैतून का तेल पीने से अधिक कैलोरी मिलती है। इसी प्रकार सेब खाने की अपेक्षा सेब का जूस पीने से आपको अधिक कैलोरी प्राप्त होगी। 1 गिलास सेब के रस में हो सकता है 6 से 8 सेब। 6 से 8 सेब आपको भरपूर मात्रा में फाइबर और पानी प्रदान करेंगे और आपको भरा हुआ महसूस कराएंगे। आप शायद खाना नहीं खा पाएंगे कुछ घंटों तक। दूसरी ओर 1 गिलास सेब का जूस आपको उतनी ही कैलोरी देगा, लेकिन आपको तृप्ति नहीं देगा, और परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर आप अधिक कैलोरी ग्रहण कर सकेंगे। और इसलिए हालांकि सेब का रस और जैतून का तेल अपने आप में अस्वास्थ्यकर नहीं है, वे उच्च कैलोरी घनत्व वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं। परिणाम स्वरूप आप अधिक कैलोरी का उपभोग करेंगे, आपका वजन भी बढ़ेगा, और जैसा कि हमने चर्चा की, वजन बढ़ने से आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी स्वतंत्र रूप से बढ़ सकता है। तो हालांकि अल्पावधि में ये लाभदायक प्रतीत हो सकते हैं, और यहाँ मैं जैतून के तेल के बारे में बात कर रहा हूँ, और साथ ही मार्जरीन में मौजूद पादप स्टेनोल और स्टेरोल के बारे में भी बात कर रहा हूँ। चूंकि ये प्रसंस्कृत उच्च कैलोरी घनत्व वाले खाद्य पदार्थ है, इसलिए दीर्घकाल में इनसे वजन बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। अतः मैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तेल और मार्जरीन के उपयोग के अकादमिक सुझाव से असहमत हूँ। वजन कम करने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं, जो है भोजन का सिरेमिक प्रभाव। यह ऊर्जा की वो मात्रा है जिसे आपके शरीर को भोजन को तोड़ने और अवशोषित करने के लिए उपयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बीन्स या कुछ उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन खा रहे हैं, तो भोजन का ऊष्मीय प्रभाव लगभग 30% होता है। यदि आप उस प्रोटीन की 100 कैलोरी खाते हैं, तो आप केवल 70% ही अवशोषित कर पाएंगे, क्योंकि उन कैलोरी का 30% वास्तव में उस प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए उपयोग किया जाएगा।
फिर इसे आपके शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड या प्रोटीन में पुनः संयोजित किया जाएगा। वह कोलेजन, त्वचा या मांसपेशी हो सकती है और इसलिए उस भोजन से आपके द्वारा अवशोषित कैलोरी की कुल मात्रा लेबल पर दी गई मात्रा से कम होती है। एक और बात है भोजन का अवशोषण। एक अध्ययन से पता चला है कि यदि आप नट बटर की तुलना में साबुत नट्स खाते हैं तो उन साबुत नट्स का 30% मल में मौजूद होगा, इसलिए वे अवशोषित नहीं हो सके क्योंकि वे पूरे थे, शरीर में केवल था। इसे तोड़ने और अवशोषित करने के लिए आहार नली से गुजरने में एक निश्चित समय लगता है और क्योंकि यह संपूर्ण है, इसमें एक खाद्य मैट्रिक्स है जिसे तोड़ने की जरूरत है। शरीर इसे पूरी तरह से तोड़ने में असमर्थ है, तो 30% मल में होता है, जिसका मतलब है कि आप केवल 70% नट्स ही अवशोषित कर पाते हैं। चूंकि इसमें प्रोटीन था, इसलिए थर्मिक प्रभाव लगभग 30% था। क्योंकि यह पूरा था, इसलिए इसका सारा हिस्सा अवशोषित नहीं हुआ और यही कारण है कि मैं खाद्य लेबल का बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, क्योंकि खाद्य लेबल पर नट बटर और पूरे नट में कैलोरी की मात्रा समान होगी, लेकिन आप पूरे नट का 30% कम अवशोषण करेंगे। इसके अलावा आपके शरीर को उस अखरोट को अवशोषित करने और उसे तोड़ने के लिए 30% ऊर्जा खर्च करनी होगी। इसका मतलब ये है कि नट बटर की तुलना में कुल कैलोरी का सेवन लगभग 50% है। यही कारण है कि मैं संपूर्ण खाद्य आहार का बड़ा समर्थक हूँ। यही कारण है कि मैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के प्रयास में जैतून के तेल और मार्जरीन जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपयोग करने की रणनीति की सिफारिश नहीं करता हूँ। भले ही अल्पावधि में वे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कमी ला सकते हैं, दीर्घावधि में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जिनमें उच्च ऊर्जा घनत्व और कम ऊष्मीय प्रभाव होता है, वजन बढ़ाएंगे और दीर्घावधि में यह उस लक्ष्य के विपरीत होगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें इस जानकारी से लाभ हो सकता है। यदि आप मुझसे ग्रुप जूम सेटिंग में एक करके कोचिंग प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो कृपया मेरी वेबसाइट healthgroupcoaching.com पर जाएं। मैं 4 सप्ताह तक ग्राहकों को 8 विषयों पर प्रशिक्षण देता हूं। ये कार्य जूम पर समूह वीडियो सेटिंग में रात्रि 8:30 बजे किए जाते हैं, मंगलवार और गुरुवार को पूर्वी समयानुसार। हम जून में एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं तो वेबसाइट देखें और साइन अप करें। वेबसाइट पर निःशुल्क साइन अप विकल्प भी उपलब्ध है और यदि आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ना नहीं चाहते तो ये लाभदायक हो सकता है। यदि आप वेबसाइट पर एक निःशुल्क सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं, तो आप जूम मीटिंग के दौरान उन जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग ईमेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और ये आपके लिए ये देखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि यह आपके लिए है या नहीं। अन्यथा कम से कम आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको स्वास्थ्य सुधारने के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहेगी। वेबसाइट पर हमारा मिशन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना, चयापचय संबंधी बीमारियों को दूर करना और वजन कम करना है। सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी भी दबाएं, क्योंकि मैं भविष्य में प्रीहाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और PCOD जैसी चयापचय स्थितियों के उलट होने पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आप प्रीडायबिटीज और फैटी लीवर को ठीक करने के बारे में मेरे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अपना ध्यान रखना सभी लोग, और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।